लास्ट लेक्चर हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट की थी अपनी, जिसमें हमने गुणजावली पढ़ी थी, वाम दक्षिणी गुणजावली क्या होती है और उसे कैसे सोल्व किया जाता है। हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया था। अब हमारा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एम जेड जो किस तरीके से इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ एक्स जेड का एलिमेंट है, पूर्ण संख्याओं की वलय जेड की गुणजावली। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो ये मेरा सेट है एम जेड जिसमें एम एक्स टाइप के एलिमेंट है, ये एम जेड इस वलय जेड की क्या है, गुणजावली होगी। ठीक है, तो आपने गुणजावली के लिए क्या पढ़ा था, पर आपको पता ही है सबसे पहले कि वो योग संक्रिया के लिए उपग्रुप होना चाहिए और वो वाम और दक्षिण गुणजावली होनी चाहिए। हम यहाँ पर भी इसे यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे उपग्रुप प्रूफ करूंगी। तो मैंने मान लिया कि जो मेरे, क्योंकि इसमें इस टाइप के एलिमेंट है, तो एम जेड है वो कैसा है, एरिक्त समुच्चय, यानी इसमें कम से कम एक के एलिमेंट है। अब इसके एलिमेंट डिफाइन कर लिए मैंने कि एम एक्स वन टाइप के और एम एक्स टू टाइप के। तो एम एक्स वन बिलोंग्स टू एम जेड, एम एक्स टू बिलोंग्स टू एम जेड, यानी एम एक्स वन और एम एक्स टू इस एम जेड के कोई दो अवयव हैं, जहां एक्स वन और एक्स टू किसको बिलोंग करते हैं, जेड को। उपग्रुप के लिए मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी जब मैंने उपग्रुप पढ़ाया था, तो अगर आपको याद हो नॉर्मली कि A belongs to H, B belongs to S, तो इट्स इम्प्लाइज ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। लेकिन ये किसके लिए था, गुणन संक्रिया के लिए। और वहां मैंने एक नोट लिखवाया था कि अगर ये योग संक्रिया के लिए डिफाइन करते हैं तो A belongs to H, B belongs to H, इट्स इम्प्लाइज A माइनस B belongs to H। तो यहाँ पर यही प्रूफ की योग संक्रिया है के लिए प्रूफ कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट लेकर चलूंगी। तो ले लीजिए सबसे पहले एम एक्स वन माइनस एम एक्स टू, एम ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू। देखिए एक्स वन जेड का एलिमेंट है, एक्स टू जेड का एलिमेंट है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, जेड का एलिमेंट हो जाएगा। ये जेड का एलिमेंट है, तो एम एक्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू किसको बिलोंग कर गया, एम जेड को बिलोंग कर गया। यानी एम एक्स वन माइनस एम एक्स टू बिलोंग्स टू एम जेड। यानी मेरा जो एम जेड है वो योग संक्रिया के लिए क्या है, एक उपग्रुप है। ये हो गया। अब मैं एम जेड का एलिमेंट और जेड का एलिमेंट डिफाइन कर रही हूँ वाम और दक्षिण गुणजावली के लिए। तो अब मैंने मान लिया कि एम ए बिलोंग करता है एम जेड को, जहाँ ए जेड का एलिमेंट होगा, एम ए इस एम जेड का कोई स्वेच्छ अवयव है और बी जेड का कोई स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, तो सबसे पहले वाम गुणजावली के लिए देखिए एम ए इंटू बी, आप इसे लिख सकते हो एम ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट है, जेड के ही एलिमेंट है। और जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय जो खुद एक वलय होता है और वो सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आप चाहो तो इसे सबसे पहले साहचर्यता नियम से, इससे जो ये आपका एम ए इंटू बी है, साहचर्यता नियम से आप इसे लिख सकते हो एम ऑफ ए इंटू बी। किसमें बिलोंग करेगा, एम जेड में, क्योंकि ए जेड का एलिमेंट है, बी जेड का एलिमेंट है, तो ए इंटू बी भी किसका एलिमेंट होगा, जेड का एलिमेंट होगा। दक्षिण गुणजावली बी इंटू एम ए, आप इसे लिख सकते हो पहले आप चाहे तो साहचर्यता नियम से, फिर क्रम विनिमय नियम से, इज इक्वल टू एम ऑफ बी इंटू ए। ये किसको बिलोंग कर गया, एम जेड को। तो ये उपग्रुप भी है, वाम और दक्षिण गुणजावली सेटिस्फाई है। तो यानी जो मेरा समुच्चय है एम जेड वो वलय जेड के लिए क्या है, गुणजावली है। क्लियर है ना। अब हमारी थ्योरम है, देखिए यहाँ पे किसी वलय के किन्हीं दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन, यानी सर्वनिष्ठ, प्रतिच्छेदन को सर्वनिष्ठ भी कहते हैं, पुनः वलय की गुणजावली होती है। हमें ये प्रूफ करना है कि कोई वलय है, उस वलय की कोई दो गुणजावली है। ठीक है, स्टेटमेंट में डिफाइन कर दिया कि वलय की दो गुणजावली तो है, हमें प्रूफ करना है कि उन दोनों गुणजावलियों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक गुणजावली होगी। तो मैंने मान लिया कि जो I1 और I2 है वो वलय R की दो गुणजावली है। I1 और I2 दो गुणजावली है, तो यानी I1 और I2 में वाम और दक्षिण गुणजावली सेटिस्फाई है और ये उपग्रुप भी है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या हो गई, R की गुणजावली होगी। तो माना I1 व I2 वलय R की दो गुणजावली है, तब हमें सिद्ध करना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 भी वलय R की गुणजावली है। चूंकि I1 और I2 R की गुणजावली है, तो ये तो योग संक्रिया के लिए क्या है, R की उपग्रुप है। और हमें पता है कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, एक उपग्रुप होता है। तो यानी I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या योग संक्रिया के लिए एक उपग्रुप है। क्लियर है। अब बस इसमें मुझे वाम और दक्षिण गुणजावली इंटरसेक्शन में प्रूफ करनी है। मैंने मान लिया कि I1 इंटरसेक्शन I2 का कोई स्वेच्छ अवयव है और स्मॉल r वलय R का कोई स्वेच्छ अवयव है। नाउ A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और स्मॉल r बिलोंग्स टू R। अगर A I1 इंटरसेक्शन I2 में बिलोंग करे, इसका मतलब जो A है वो I1 में भी है और
I2 में भी है, यानी A बिलोंग्स टू I1, A बिलोंग्स टू I2 और R बिलोंग्स टू R। सबसे पहले I1 का लेके चलते हैं, A बिलोंग्स टू I1 और स्मॉल r बिलोंग्स टू R। और चूंकि R क्या है, वाले R की गुणजावली है, तो उसमें वाम और दक्षिण दोनों गुणजावली सेटिस्फाई, यानी A डॉट R बिलोंग्स टू I1 और R डॉट A बिलोंग्स टू I1। इसी तरीके से I2 के लिए A बिलोंग्स टू I2, स्मॉल r बिलोंग्स टू R, A डॉट R बिलोंग्स टू I2 और R डॉट A बिलोंग्स टू I2। समीकरण 1 और 2 से देखिए, A डॉट R I1 में भी है और I2 में, तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। R डॉट A I1 और I2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। यानी समीकरण 1 और 2 से A डॉट R बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और R डॉट A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, जहां A किसका एलिमेंट है, I1 इंटरसेक्शन I2 का, और स्मॉल r वाले R का एलिमेंट है, यानी I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या है, वाले R की गुणजावली है। एक एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, Q जो कि मेरी परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक वलय है और Z पूर्णांकों का समुच्चय है, तो स्पष्ट है कि Z गुणजावली ना तो वाम है ना ही दक्षिण है। अगर Q एक वलय है और Z पूर्णांकों का समुच्चय है, तो Z Q की ना तो वाम गुणजावली है ना ही दक्षिण गुणजावली है। क्यों? क्योंकि अगर एक एलिमेंट x जो Z का है, R जो कि Q का लेती हूँ, तो R डॉट x Z में बिलोंग नहीं करता और ना ही x डॉट R भी Z में बिलोंग करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, Z का मैंने एक एलिमेंट ले लिया 7 और Q का एक एलिमेंट ले लिया 2/3, तो 7 इंटू 2/3 या 2/3 इंटू 7 बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं Q में बिलोंग करेगा। तो अगर Q एक वलय और Z पूर्णांकों का समुच्चय, तो Z Q की गुणजावली नहीं होती है। ठीक है ना, एक नोट देखिए। सबसे पहले, किसी वलय के कोई दो वाम गुणजावली का प्रतिच्छेदन भी वलय की एक वाम गुणजावली होती है। ये क्या कह रहा है कि किसी भी वलय की कोई दो वाम गुणजावली है, उन दोनों वाम गुणजावलियों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, वाम गुणजावली होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो A1 डॉट R है, ठीक है, ये गुणजावली है, A2 डॉट R है, ये गुणजावली है, तो A1 R इंटरसेक्शन A1 A2 R, सॉरी ये हो जाएगा A1 डॉट A2 R, ये भी क्या होगा, गुणजावली होगी। सो A1 इंटरसेक्शन A2। तो अगर कोई भी दो वाम गुणजावली है, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होता है, वाम गुणजावली होता है। इसी तरीके से दक्षिण के लिए भी डिफाइन है कि दो दक्षिण गुणजावलियों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, दक्षिण गुणजावली होता है। ठीक है, तो किसी वलय के कोई दो वाम या दक्षिण गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन है, सर्वनिष्ठ भी वलय की एक वाम या फिर दक्षिण गुणजावली होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखिए हमारी, यदि I1 और I2 किसी वलय R की दो गुणजावली, यहाँ पे I1 और I2 वलय R की दो गुणजावली दी है, तो सिद्ध करो कि I1 प्लस I2 भी R की गुणजावली होगी जिसमें I1 तथा I2 दोनों अंतर्विष्ट है। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर I1 और I2 वलय R की दो गुणजावली है, तो I1 प्लस I2 भी वलय R की क्या होगी, गुणजावली होगी। कब? जब I1 और I2 दोनों ही क्या हो, इसमें अंतर्विष्ट हो, यानी I1 उप समुच्चय हो I1 प्लस I2 का और I2 भी उप समुच्चय हो I1 प्लस I2 का। यहाँ पर ये लाइन इंक्लूड है, ये जरूरी है, तभी I1 प्लस I2 भी R की गुणजावली होगी। तो अगर I1 और I2 किसी भी वलय R की दो गुणजावली है, तो I1 प्लस I2 भी वलय R की गुणजावली होगी जिसमें I1 और I2 दोनों ही क्या होंगे, अंतर्विष्ट होंगे। और जो I1 प्लस I2 है उसके एलिमेंट होंगे A1 प्लस A2 टाइप के, जहाँ A1 I1 का एलिमेंट होगा और A2 I2 का। अब मुझे I1 प्लस I2 को सबसे पहले गुणजावली प्रूफ करना है, ये हम बाद में अंतर्विष्ट वाली बाद में करेंगे। गुणजावली प्रूफ करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा, उसे उपग्रुप प्रूफ करना होगा योग संक्रिया के लिए। तो मैं दो एलिमेंट डिफाइन करती हूँ, x और y, I1 प्लस I2 के। तो देखिए, माना x इज इक्वल टू A1 प्लस A2 जो किसके एलिमेंट है, I1 प्लस I2 के, और y इज इक्वल टू B1 प्लस B2 ये भी किसके एलिमेंट है, I1 प्लस I2 के, जहां A1 और B1 I1 को बिलोंग करेंगे और A2 और B2 I2 को बिलोंग करेंगे। नाउ x माइनस y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस ऑफ B1 प्लस B2, यानी A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2। देखिए
A1 I1 को बिलोंग कर रहा है, B1 I1 को बिलोंग कर रहा है, और I1 क्या है, R की गुणजावली है, यानी वो उपग्रुप है। तो A1 माइनस B1 किस में बिलोंग करेगा, I1 में बिलोंग करेगा। A2 I2 में बिलोंग कर रहा है, B2 I2 में बिलोंग कर रहा है, और I2 क्या है, R की गुणजावली है, यानी वो भी योग संक्रिया के लिए उपग्रुप है। तो A2 माइनस B2 भी किस में बिलोंग करेगा, I2 में, क्योंकि I1 और I2 दोनों ही वाले R की क्या है, गुणजावली है। तो ये किस में बिलोंग कर गया, I1 प्लस I2 में, जहाँ A1 माइनस B1 I1 को बिलोंग करेगा और A2 माइनस B2 I2 को बिलोंग करेगा। ये इसके बराबर, यानी x माइनस वाई किसको बिलोंग करेगा, I1 प्लस I2 को। तो x बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, y बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, तो x माइनस 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 क्या है, रिक्त उपसमुच्चय। तो I1 प्लस I2 वाले R की योग संक्रिया के लिए क्या है, उपग्रुप है। ठीक है। नाउ अब मुझे इसकी वाम और दक्षिण गुणजावली को प्रूफ करना है। तो x इज इक्वल टू, तो आपका यही एलिमेंट है A1 प्लस A2, जो कि किसको बिलोंग करेगा, I1 प्लस I2 को। और स्मॉल r किसका एलिमेंट है, वलय r का। यहाँ A1 I1 का एलिमेंट है और A2 I2 का। देखिए A1 बिलोंग्स टू I1 और R बिलोंग्स टू R, और चूंकि I1 वाले R की गुणजावली है, तो उसमें तो वाम और दक्षिण गुणजावली दोनों सेटिस्फाई है। तो A1 डॉट R बिलोंग्स टू I1 होगा, और R डॉट A1 भी किसको बिलोंग करेगा, I1 को। इसी तरीके से A2 I2 का एलिमेंट है, स्मॉल r वलय r का एलिमेंट है, और I2 क्या है, वलय r की गुणजावली है। तो A2 डॉट R बिलोंग करेगा I2 को, और R डॉट A2 किसको बिलोंग करेगा, I2 को। क्लियर है। समीकरण 1 और 2 से एडिशन देखिए, A1 डॉट R किसको बिलोंग कर रहा है, I1 को। A2 डॉट R बिलोंग कर रहा है I2 को। जब दोनों का सम कर दूंगी तो A1 प्लस A2 डॉट R किसको बिलोंग कर जाएगा, I1 प्लस I2 को। इसी तरीके से R डॉट A1 बिलोंग कर रहा है I1 को, R डॉट A2 बिलोंग कर रहा है I2 को। दोनों का सम कर दूंगी तो R डॉट A1 प्लस A2 किसको बिलोंग कर जाएगा, I1 प्लस I2 को। यानी I1 प्लस I2 भी क्या है, वलय R की गुणजावली है। हो गई हमारी ये चीज प्रूफ। अब बची ये कि I1 और I2 क्या है, इसमें अंतर्विष्ट है। तो देखिए यहाँ पर, चूंकि A1 किसको बिलोंग कर रहा है, I1 को। तत्समक I1 क्या है, वाले R की गुणजावली है। मैं A1 को तत्समक नियम से लिख सकती हूँ A1 प्लस में 0, जहाँ A1 किसको बिलोंग कर रहा है, I1 को। अब यहाँ देखिए मैंने A1 को लिखा है A1 प्लस 0, जहाँ A1 तो I1 का एलिमेंट है, और ये 0 किस में बिलोंग करेगा, I2 में। तो A1 प्लस 0 किससे बिलोंग कर गया, I1 प्लस में I2 में। ये किसके बराबर है, A1 के बराबर है। A1 I1 का एलिमेंट था, जो किस में बिलोंग कर गया, I1 प्लस I2 में। यानी I1 का हर एक एलिमेंट I1 प्लस I2 में उपस्थित है, यानी I1 क्या है, I1 प्लस I2 का उपसमुच्चय है। इसी तरीके से I2 भी क्या है, I1 प्लस I2 का उपसमुच्चय है। तो यानी I1 प्लस I2 में I1 और I2 दोनों ही क्या हैं, अंतर्विष्ट है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखिए, हमारी 3 स्टेटमेंट है, लेकिन तीनों स्टेटमेंट का मीनिंग एक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी भी क्षेत्र में 0 तथा स्वयं क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी गुणजावली नहीं है। क्षेत्र में उचित गुणजावली नहीं होती, और प्रत्येक क्षेत्र सरल वलय है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो मैंने कल आपको विषम गुणजावली निरर्थक पढ़ाई थी, जिसमें क्या था, एक तो वो खुद होता है और एक वो 0 होती है गुणजावली। उचित गुणजावली पढ़ाई थी कि इन दोनों के अलावा अगर कोई गुणजावली होगी वो उचित कहलाएगी, सरल वलय अगर उसकी कोई उचित गुणजावली नहीं हो, यानी वो क्या हो, उसके पास विषम गुणजावली हो। दोनों का, तीनों का स्टेटमेंट एक है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि किसी भी क्षेत्र की सिर्फ 2 गुणजावली होती है, एक तो होती है 0 और एक होती है स्वयं f। उचित गुणजावली नहीं है, यानी विषम गुणजावली होगी। डेफिनेशन वही आएगी 0 और f। प्रत्येक क्षेत्र सरल वलय, सरल वलय की डेफिनेशन क्या कहती थी, प्रत्येक गुणजावली विषम गुणजावली हो। तीनों स्टेटमेंट एक ही हैं, सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर डिफाइन है। हमें यही प्रूफ करना है कि किसी भी क्षेत्र की सिर्फ 2 गुणजावली होती है, 0 और एक स्वयं क्षेत्र, इसके अलावा उसकी कोई और गुणजावली नहीं होती है। तो देख लिए, मैंने मान लिया कि जो I है वो क्षेत्र F की क्या है, एक गुणजावली है, मान लिया। तो अब हमें सिद्ध करना है कि I बराबर 0 तथा F की, यानी I की या तो गुणजावली 0 होगी या वो F होगी। अब देखिए, अगर I बराबर 0 है तो ये तो शून्य गुणजावली, स्टेटमेंट खुद ही क्या है, ट्रू है। 0 के लिए तो ट्रू है। अब मैं नॉट इक्वल टू 0 के लिए लेके चलती हूँ कि अगर I एक अशून्य गुणजावली, क्योंकि अगर I शून्य गुणजावली I बराबर 0 तो ऑलरेडी इसमें कंटेन होगा। अब मैं लेकर चल रही हूँ कि I क्या एक अशून्य गुणजावली है,
ठीक है, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, यही होगा a शून्य गुणजावली। और a किसका एलिमेंट हो गया, I का, और a इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, f का, क्योंकि f क्या है, क्षेत्र है, और क्षेत्र में प्रत्येक a शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो a बिलोंग्स टू I और a इनवर्स बिलोंग्स टू f, तो a इंटू ए इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए, I में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि I गुणजावली है। a इंटू ए इनवर्स प्रतिलोम में से क्या हो गया, 1, 0 नहीं है, 1 किसे बिलोंग करेगा, I में, क्योंकि I कैसे आई, अशून्य गुणजावली है। ठीक है, दोबारा से देखिए, 1 किसका एलिमेंट है, I का एलिमेंट हो गया, x मैंने f का एलिमेंट ले लिया, तो 1 इंटू एक्स करूँ या x इंटू 1 करूँ, क्या आएगा, सिर्फ x ही आएगा, और x किसको बिलोंग कर रहा है, I को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 इंटू, आपको अच्छे से पता है गुणजावली की डेफिनेशन, यही हमने पढ़ी थी, a बिलोंग्स टू I और r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो a डॉट r किससे बिलोंग करना चाहिए, I में बिलोंग करना चाहिए। 1 I का एलिमेंट है, x f का एलिमेंट है, तो 1 इंटू एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, I में बिलोंग करना चाहिए, और y इंटू एक्स किसके बराबर आ रहा है, x के, x इंटू 1 भी हो x के, यानी ये किससे बिलोंग कर रहा है, I में। x का, f का हर एक एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, I में बिलोंग कर रहा है, यानी f क्या है, I का उपसमुच्चय है। क्लियर है, लेकिन I क्या है, सबसेट f का, क्यों, क्योंकि I क्या, क्षेत्र f की गुणजावली, और गुणजावली है तो यानी वो उपग्रुप है, उपग्रुप है तो कैसा है, अरिक्त उपसमुच्चय है, तो I क्या है, f का उपसमुच्चय, इन दोनों से f बराबर I बराबर f, तो यानी किसी भी क्षेत्र f की केवल 2 ही गुणजावली होती है, I यहाँ पे गुणजावली या तो 0 होगी या फिर स्वयं f होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यदि R एक क्रम विनिमय वलय है, यहाँ पे आपको R क्या दे दिया है, क्रम विनिमय वलय दिया है, तथा A बिलोंग्स टू R है, और A क्या है, उस वलय R का एलिमेंट है, तो सिद्ध कीजिए कि RA जिसमें एलिमेंट होंगे स्मॉल r है, जहाँ स्मॉल r भी किसका एलिमेंट होगा, R का एलिमेंट होगा, R की एक गुणजावली होगी। हमें प्रूफ करना है R एक क्रम विनिमय वलय दिया हुआ है, A उस वलय R का एक एलिमेंट है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये RA है यही वलय R की गुणजावली होगी जिसमें एलिमेंट इस तरीके, तो सबसे पहले इसे उपग्रुप प्रूफ करोगे और फिर वाम और दक्षिण गुणजावली को प्रूफ करोगे। तो मैंने मान लिया कि x इज इक्वल टू R1 x और y क्या है, इस RA के 2 एलिमेंट हैं, जो किस तरीके से है कि x इज इक्वल टू R1A और y इज इक्वल टू R2A, जहां R1 और R2 R को बिलोंग करेंगे और A क्या इस वलय R का एलिमेंट होगा। ठीक है, योग संक्रिया के लिए सबसे पहले उपग्रुप प्रूफ कीजिए, तो x माइनस वाई यानी R1A माइनस R2A यानी R1 माइनस R2 इंटू A, R1 R का एलिमेंट है, R2 R का एलिमेंट है, तो R1 माइनस R2 भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, R का एलिमेंट हो जाएगा, यानी ये जो एलिमेंट आपको मिला है इसी के एलिमेंट की तरह मिले हैं, तो यानी किसको बिलोंग करेगा, RA को बिलोंग करेगा, और ये किसके बराबर है, x माइनस वाई के, यानी x माइनस वाई बिलोंग करेगा RA में, यानी ये क्या है, RA योग संक्रिया के लिए क्या है, उपग्रुप है। क्लियर है ना। अब वाम और दक्षिण गुणजावली के लिए देखिए, तो मैंने वलय R का तो एक स्वेच्छ एलिमेंट ले लिया स्मॉल r, और RA का एक स्वेच्छ एलिमेंट ले लिया R1A। क्लियर है ना। सबसे पहले वाम गुणजावली देखिए, R इंटू R1A, ये क्या हो गया, R इंटू R1। ठीक है, A बिलोंग्स टू R, क्यों, क्योंकि R क्या है, गुणन संक्रिया के लिए सहचार्य, सहचारित नियम से आप ये लिख सकते हो। ये किस टाइप के एलिमेंट ही मिले हैं आपको, इस RA के एलिमेंट की तरह से तो एलिमेंट मिले हैं, यानी किसमें बिलोंग कर गया, RA में बिलोंग कर गया क्या, और R स्मॉल r भी किसका एलिमेंट है, R का, R1 भी किसका एलिमेंट है, R का, तो R इंटू R1 भी किसका एलिमेंट होगा, R का, तो यानी ये किसमें बिलोंग कर गया है, A में। इसी तरीके से दक्षिण गुणजावली R1 इंटू R यानी R1 इंटू R, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये वलय है, बिलोंग्स टू R है, यानी R1 किसमें बिलोंग कर गया, ये RA में, यानी RA क्या है, वलय R की गुणजावली है। तो ये कुछ आपकी थ्योरम थी, आगे की थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इन थ्योरम में से किसी भी थ्योरम में कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, लेकिन थ्योरम को अच्छे से पढ़कर समझ लेना। और ये नहीं हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, पीछे के भूलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि वो आगे यूज में आएंगे। और अभी आप लोग घर पर ही हो, सारे नोट्स आपके पास साथ में ही होते हैं, और ये नहीं कि वीडियो को छोड़ दो, रजिस्टर में हर एक चीज आपकी नोट डाउन होनी चाहिए। ये चीजें सारी मैंने आपको पहले ही बोला था, पूरा पेपर थ्योरी का पेपर है, सारी चीजें याद करनी रहेंगी, थ्योरम एक जैसी रहेंगी।
तो इसलिए स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा। वरना थ्योरम ये नहीं कि आपने स्टेटमेंट तो ऐसे ही पढ़ लिया, प्रूफ रट रहे हो। स्टेटमेंट पढ़ोगे कि उसका कथन क्या है थ्योरम का, तभी आप थ्योरम प्रूफ कर पाओगे, क्योंकि आधा प्रूफ तो थ्योरम के स्टेटमेंट में ही होता है। और अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर है आपको।